जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी में। आज हम आपको हिंदी भाषा का विकास जो है उसकी उपभाषाओं और बोलियों के बारे में पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम आपको हिंदी वर्णमाला, वर्तनी, शुद्धि और विराम चिन्ह पढ़ा चुके हैं। वो आपको हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा, सबसे पहले भाषा से शुरू करते हैं कि भाषा क्या होता है। भाषा जो होता है, भाषा बना है किस धातु से? भास धातु से भाषा बना है। किससे बना है? संस्कृत के भास धातु से भाषा का निर्माण हुआ है। भाष का क्या अर्थ होता है? भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक है, भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। तो भाषा वह माध्यम है, भाषा की परिभाषा क्या हो जाएगी? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों तथा भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, वह भाषा कहलाता है। और जब बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसे साहित्य, जब उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो उसे उपभाषा कहते हैं। उपभाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों, भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, उसे भाषा कहते हैं। यह संस्कृत की भास धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोली का जो जब क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो वो उपभाषा बन जाती है। याद रखिएगा, उपभाषा बन जाती है। और बोली किसे कहते हैं? बोली जो है भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है, भाषा का क्षेत्रीय रूप जो बोली कहलाता है। तो अब हम हिंदी भाषा के विकास को पढ़ रहे हैं। तो अब हम हिंदी भाषा की शुरुआत करते हैं कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है। तो हिंदी भाषा की जो आदि जननी कही जाती है वो है संस्कृत। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत कही जाती है। हिंदी की क्या, सभी भारतीय भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत ही है। सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है। और हिंदी की जो लिपि है वो लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये प्रश्न बनता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हम बताएंगे हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। लगभग सभी भारतीय भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है। और हिंदी की लिपि कौन सी है? ये भी प्रश्न बनता है कि हिंदी की लिपि बताइए, तो आप बताएंगे देवनागरी लिपि है हिंदी की। संस्कृत को जो कहा जाता है, ये संस्कृत को देववाणी या देवताओं की वाणी कहा जाता है। और संस्कृत दो तरीके की थी, हम आगे बताएंगे। एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। कैसी थी? एक वैदिक संस्कृत थी, एक लौकिक संस्कृत थी। इसके बारे में हम आपको आगे अभी बताएंगे। अब हम लिपि के बारे में बात कर रहे थे कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। याद रखिएगा, देवनागरी लिपि जो है केवल हिंदी की नहीं है, हिंदी के अलावा मराठी, संस्कृत और नेपाली की जो लिपि है वो भी देवनागरी है। याद रखिएगा, मराठी, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, इसकी जो लिपि है देवनागरी है। अब प्रश्न कैसे बन सकता है ये जान लीजिए कि पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि कि निम्न में से किस भाषा की नहीं? तो दे दिया, जैसे मराठी दे दिया, हिंदी दे दिया, संस्कृत दे दिया और पाली दे दिया। तो हम बताएंगे कि देवनागरी पाली की लिपि नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अरबी। अरबी जो लिपि है वो उर्दू भाषा की। याद रखिएगा, अरबी जो लिपि है उर्दू भाषा की है। एक बात तो याद रखिए कि देवनागरी जो लिपि है, तो ये जो चारों भाषाएं हैं इसमें से वर्ण लगभग समान होते हैं, केवल लिखने का तरीका बदल जाता है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर हम बताएंगे कि आगे क्या होता है। एग्जाम्पल क्या रहेगा? जैसे हम पुलिस लिखते हैं, हिंदी में पुलिस लिखते हैं, तो वही मराठी में हो जाता है पोलिस, पोलिस। तो ये मराठी में थोड़ी सा लिखने में अंतर आया है, बाकी वर्ण जो हैं हमें सब समझ में आ रहे हैं। तो देवनागरी में वर्ण लगभग एक से रहते हैं, केवल लिखने में थोड़ी अंतर पाया जाता है। अब हम देखते हैं उर्दू भाषा जो है अरबी लिपि में लिखी जाती है। ये बिल्कुल अलग हो जाती है देवनागरी से। उर्दू भाषा है अरबी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी जो लिखी जाती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन अरबी जो लिखी जाती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी जो लिपि है उसमें प्राचीन संस्कृत और पाली भाषा लिखी जाती है। ब्राह्मी में प्राचीन संस्कृत और
पाली भाषा लिखी जाती है। एक बात जान लीजिए कि अधिकतर भाषाओं की लिपि जो है ब्राह्मी ही है। याद रखिएगा, अधिकतर भाषाओं की लिपि क्या है? ब्राह्मी है। याद रखिएगा, ब्राह्मी अधिकतर भाषाओं की लिपि है। और फिर एक आती है पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी में। याद रखिएगा, इसकी जो लिपि है वो गुरुमुखी कहलाती है। और गुरुमुखी जो लिपि है इसकी खोज किसने की थी? ये गुरु अंगद देव ने इसकी खोज की थी। सिखों के जो गुरु थे अंगद देव, उन्होंने इस लिपि की खोज की थी। आगे चलते हैं, एक बार इसका रिवीजन फिर से कर लेते हैं। देवनागरी में मराठी, हिंदी, संस्कृत और नेपाली लिखी जाती है। अरबी लिपि में उर्दू लिखी जाती है। प्राचीन संस्कृत व पाली ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। सबसे पहली बोली जाने वाली भाषा कौन है? संस्कृत है। संस्कृत भाषा जो है सबसे पहले बोली गई, अर्थात सबसे पहले संवाद या जो बातचीत हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। तो इसे याद रखिएगा। अब जो हम हिंदी भाषा का विकास पढ़ रहे हैं तो हम ये पहले जान लें कि हिंदी शब्द जो निकल के आया वो कहाँ से निकल के आया है। तो जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति है ईरानी भाषा से मानी जाती है। कैसे मानी जाती है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है ईरानी भाषा से मानी जाती है। ईरानी लोगों ने जो सिंधु के पार बसे हुए लोगों को हिंदू कहा है। इन्होंने हिंदू क्यों कहा है? सिंधु के पार बसे लोगों को हिंदू कहा है। ये शाह को बोलते थे ईरानी लोग। शाह को बोलते हैं हा और धा को दा बोलते हैं। तो इस तरीके से सिंधु का हो जाएगा हिंदू, इस तरीके से। और हिंदू से फिर हिंद बना और हिंदू से बना जो क्षेत्र रहा वो हिंद कहलाया और उस क्षेत्र की भाषा हिंदी कहलाई। याद रखिएगा कैसे? सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से जिस क्षेत्र में वो रहते थे तो वो हिंद बना और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। तो ये जो याद रखिएगा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानी भाषा से मानी जाती है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग जो किया है, सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? तोता ए हिंद की उपाधि दी गई है इन्हें, और इन्होंने हिंदी को हिंदवी नाम दिया था। याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया और इन्होंने हिंदी को हिंदवी नाम दिया। याद रखिएगा, हिंदी को हिंदवी नाम दिया है। और अमीर खुसरो को क्या कहते थे? तोता ए हिंद की उपाधि से अमीर खुसरो को नवाजा गया था। अब हम चलते हैं, देखते हैं रूप के आधार पर जो हिंदी भाषा मानी जाती है वो वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा मानी जाती है। वियोगात्मक भाषा क्या और वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा कहना ज़्यादा उचित रहेगा। और जबकि संस्कृत को संयोगात्मक या संश्लिष्ट भाषा माना जाता है। तो क्यों माना जाता है हिंदी को वियोगात्मक और संस्कृत को संयोगात्मक? तो वो इसलिए माना जाता है कि क्योंकि जो संस्कृत में कारक का प्रयोग होता है वो शब्द के साथ जोड़कर किया जाता है। जैसे अगर हमें लिखना है मनुष्य का तो मनुष्यस्य, इसका अर्थ क्या हुआ? मनुष्य का, इसका अर्थ ये हुआ। तो ये मनुष्यस्य, इसमें जो कारक है इसके साथ आ रहा है, तो ये संयोगात्मक अर्थात संश्लिष्ट भाषा हो जाएगी। और ये देखिए हिंदी में मनुष्य अलग लिखा है, का अलग लिखा हुआ है, तो इसमें जो कारक है वो अलग से आ रहा है। तो ये वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा के रूप में हो जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है कि वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा किस प्रकार होगी हिंदी, और संस्कृत जो है संयोगात्मक या संश्लिष्ट भाषा किस प्रकार होगी। अब हम हिंदी के जन्म के बारे में बात करते हैं। हिंदी का जन्म जो है, सबसे पहले हिंदी का जन्म हमने आपको बताया कि हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी माना जाता है संस्कृत को। तो संस्कृत जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत चलती है। और संस्कृत में भी वैदिक और लौकिक संस्कृत दो रूप देखने को मिलते हैं संस्कृत के। क्या क्या? वैदिक और लौकिक संस्कृत दो रूप देखने को मिलते हैं आपको संस्कृत के। इसके बाद संस्कृत से विकसित होती है पाली। पाली 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईस्वी तक पाली का काल समय रहता है, और बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं वो पाली भाषा में दिए गए हैं। इसके आगे चलते हैं तो प्राकृत विकसित होती है। प्राकृत जो है पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृत चलती है, और प्राकृत में जैन धर्म के उपदेश दिए गए हैं।
उसके बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश आती है। अपभ्रंश चलती है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक और ये लोक भाषा के रूप में प्रचलित होती है। अपभ्रंश से क्या होता है, अपभ्रंश से फिर हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है, विविध प्रयोग में लाई जाती है, विविध प्रयोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए अपभ्रंश और जो हिंदी है, कुछ लोग इसके बीच में एक और को मानते हैं, वो है अवहट्ट। अवहट्ट को मानते हैं, लेकिन कई विद्वान अवहट्ट को अपभ्रंश का ही रूप मानते हैं, अवहट्ट को अपभ्रंश का ही रूप मानते हैं। तो इसे अधिकतर जब प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर कि हिंदी किस भाषा से निकल कर आई, तो बताएंगे अपभ्रंश से, और हिंदी की आदि जननी क्या है तो वो बताएंगे हम संस्कृत। ठीक है, इसके आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे है संस्कृत। हाँ, इसको हमने आपको बताया था कि संस्कृत के 2 भाग हमने बताए थे कि इस प्रकार किया जाएगा। तो संस्कृत जो है, अब हिंदी का उदय कैसे होता है, अब हम ये जानते हैं कि हिंदी का उदय किस प्रकार होता है। संस्कृत जो है, सबसे प्राचीन आर्य भाषा कौन है, वो है संस्कृत। कौन सी सबसे प्राचीन आर्य भाषा, संस्कृत को माना गया है। संस्कृत के 2 रूप देखने को मिलते हैं प्राचीन काल में, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत कौन थी, जिस संस्कृत में वेदों की रचना की गई है उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसी को देववाणी भी कहते थे। अब ये जो लौकिक संस्कृत है, ये आम बोलचाल की भाषा और इसमें काव्य रचनाएं की गई, तो ये लौकिक संस्कृत में आती है। तो वेदों की रचनाएं जिनमें की गई वो किस में आती हैं, वेदों की रचना जिसमें की गई वो वैदिक संस्कृत, और आम बोलचाल की भाषा और काव्य संग्रह वगैरह जो रचे गए वो लौकिक संस्कृत में है। वैदिक संस्कृत, वेदों में वैदिक संस्कृत लिखी गई है, और लौकिक संस्कृत किसमें लिखी गई है, रामायण। रामायण आप जानते हैं, रामायण किसने लिखी है, रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, तो वो लौकिक संस्कृत में लिखी गई है। और ये जो क्या नाम है, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, इसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है पढ़नी की अष्टाध्यायी से। याद रखिएगा, पढ़नी की अष्टाध्यायी से हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद लौकिक संस्कृत से विकसित होती है पाली, जो चलती है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक चलती है पाली। इसमें बुद्ध धर्म के उपदेश दिए गए, हमने आपको बताया बुद्ध धर्म के उपदेश दिए गए, बौद्ध धर्म के उपदेश वगैरह इसमें दिए गए। प्राकृत जो है, फिर पाली के बाद प्राकृत का उद्भव होता है। इसमें जैन धर्म के उपदेश और जैन ग्रंथ वगैरह लिखे जाते हैं। कुल मिला के जैन धर्म के उपदेश हुए 1ली शताब्दी से लेकर 500 शताब्दी यानी 500 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृत का समय काल रहा है। फिर अपभ्रंश का विकास हुआ, तो अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चलते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद विकास होता है हिंदी का। तो हिंदी आती है कब से कब तक, हिंदी आती है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक हिंदी ही चल रही है। और उसके बीच में हमने आपको बताया था कि कुछ विद्वान अवहट्ट को भी मानते हैं। अवहट्ट जो है ये बहुत कम समय के लिए आई थी और इसका बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, इसलिए कई विद्वान इसे अपभ्रंश का ही रूप मानते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी का उद्भव किससे हुआ, तो हम बताएंगे अपभ्रंश से। और अवहट्ट जो है इसका समयकाल 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक रहा है, इसलिए इसे मतलब बहुत ज़्यादा इसका समयकाल नहीं रहा है, इसी के बीच में इसका समयकाल रहा है। तो इसे कई विद्वान इसे अपभ्रंश का ही रूप मान लेते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी का उद्भव किससे हुआ, तो हम बताएंगे अपभ्रंश से हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। एक बात और जान लीजिए कि ये जो लौकिक संस्कृत है, उसके बाद पाली, इसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहते हैं, और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। और ये जो अवहट्ट है, अवहट्ट अपभ्रंश और हिंदी के बीच जो है संक्रमणकालीन भाषा के रूप में विकसित हुई है। ठीक है, इसलिए अवहट्ट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती है, अपभ्रंश से ही हिंदी का उद्भव मान लिया जाता है। कहीं कहीं ये भी ऐसे भी देखने को मिलता है कि प्राचीन आर्य भाषा के रूप में बांटा गया है किसको, संस्कृत को, जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है, इसे प्राचीन आर्य भाषा के रूप में बांट दिया गया है। फिर जो पाली है,
प्राकृत है और अपभ्रंश है। इसे मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में बांट दिया गया है और उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में किसे लिया गया है, उसे हिंदी को ही लिया गया है। तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम रहेगा किस प्रकार रहेगा, सबसे पहले आई संस्कृत, फिर संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। अवहट्ट जो है अपभ्रंश और हिंदी के बीच संक्रमणकालीन भाषा के रूप में विकसित हुई है। एक बार और देख लेते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। इसे याद रखिएगा और नोट भी करके रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। आगे चलते हैं, अपभ्रंश से कौन कौन सी आधुनिक भारतीय भाषाएं वगैरह विकसित हुई हैं, तो अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। कौन से अपभ्रंश से कौन सी भारतीय भाषाएं या उपभाषाएं विकसित हुई हैं, तो हम जान लेते हैं शौरसेनी जो अपभ्रंश है उससे विकसित हुई है। कौन सी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि शौरसेनी, जैसे दे दिए कि शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, दे दिए पश्चिमी हिंदी, सिंधी, मराठी, पंजाबी, तो हम बताएंगे पश्चिमी हिंदी। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा। तो जो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई है लहंदा और पंजाबी। याद रखिएगा, लहंदा और पंजाबी पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई है। ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित हुई कौन सी, ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित हुई है सिंधी। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी विकसित हुई है। और महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकसित हुई है मराठी। और खस अपभ्रंश से विकसित हुई है पहाड़ी। और मागधी से विकसित हुई हैं बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। इसके बाद एक अर्धमागधी और रह जाता है, तो उससे विकसित हुई है पूर्वी हिंदी। तो एक बार हम फिर से देखते हैं और अच्छे से देखते हैं जिससे हमें याद हो। शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। याद रखिएगा, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई लहंदा और पंजाबी, लहंदा और पंजाबी विकसित हुई है। फिर ब्राह्मण से विकसित हुई सिंधी। याद रखिएगा, सिंध क्षेत्र जो है उससे वो ब्राह्मण अपभ्रंश से वहाँ पे सिंधी भाषा का विकास हुआ। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा विकसित हुई है। खस अपभ्रंश है उससे पहाड़ी भाषा विकसित हुई है। याद रखिएगा, पहाड़ी भाषा विकसित हुई है खस अपभ्रंश से। मागधी से कौन सी विकसित हुई है, मागधी से बिहारी, बिहारी हिंदी कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। याद रखिएगा, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया ये भाषाएं विकसित हुई हैं। और अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी हुई है, पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो अब हम देखते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं कौन सी हैं। तो हिंदी की याद रखिएगा 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं। 5 में कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी। एक बार फिर से देख लीजिए, हिंदी की जो उपभाषाएं हैं 5 उपभाषाएं हैं। ये प्रश्न अभी यूपी वीडियो में जो एग्जाम हुआ था 2018 का उसमें पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, हिंदी की उपभाषाएं जो हैं 5 हैं। कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी। तो हम देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी जो है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां निकल के आती हैं, कौन सी बोली या कौन सी भाषाएं निकल कर आती हैं। बोलियां कहना ज़्यादा उचित रहेगा, तो कौन सी बोलियां निकल कर आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 5 बोलियां। कौन कौन सी आती हैं पश्चिमी हिंदी में, सबसे पहले ब्रजभाषा, ब्रज क्षेत्र की, मथुरा और आगरा, बुंदेली, बुंदेलखंड क्षेत्र की, कन्नौजी, एक कन्नौज क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र की, खड़ी बोली, कौरवी। खड़ी बोली जो है इसे हम कहते हैं कौरवी बोली भी कहते हैं, खड़ी बोली को हम कौरवी बोली भी कहते हैं। और है फिर एक हरियाणवी, हरियाणवी को हम बांगरू भी कहते हैं, बांगरू भी कहते हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां निकल कर आई हैं। सबसे पहले ब्रजभाषा, फिर बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, हरियाणवी को हम बांगुरी भी कहते हैं और खड़ी बोली को हम कहेंगे कौरवी। उसके बाद चलते हैं पहाड़ी हिंदी।
पहाड़ी हिंदी का कुछ लोग पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी करके इसका विभाजन करते हैं, लेकिन पहाड़ी हिंदी से मान लीजिए कि कुमाऊनी और गढ़वाल दो जो बोलियां निकल कर आई हैं। कौन सी निकल कर आई हैं पहाड़ी हिंदी से? कुमाऊनी और गढ़वाली निकल कर आई हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, राजस्थानी हिंदी से हमें 4 बोलियां देखने को मिलती हैं। कौन सी? मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी। याद रखिएगा, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी। तो ये भी हो गई 4। कौन कौन सी? मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी। ये 4 बोलियां हो जाती हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। फिर आती है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आएंगी। ये जो लिखा हुआ बांग्ला, उड़िया, ये असमिया, ये गलत है। ये मैंने जो अभ्रंश से विकसित हुई, तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया वो लिख दिया। इसकी जगह क्या आएगा? बिहारी हिंदी से जो भाषाएं विकसित हुई वो थी कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। इन्हें नोट कर लीजिएगा, इसे सही कर लीजिएगा। तो बिहारी हिंदी से कौन सी भाषाएं, बोलियां विकसित हुई? सबसे पहले मगही यानी मगध क्षेत्र की भाषा, मैथिली यानी मैथिली क्षेत्र की भाषा, और भोजपुरी यानी भोजपुर के आसपास के क्षेत्र की भाषा भोजपुरी। तो ये 3 बिहारी हिंदी से निकल के हैं। कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी से बोलियां कौन सी निकल के आती हैं? पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन सी निकल के आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां निकल के आती हैं पूर्वी हिंदी से, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं। हमने आपको बताया था क्या है, 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। लेकिन कहीं कहीं ये 18 भी देखने को मिलता है। ये 18 तब हो जाता है जब इसमें हम नेपाली भाषा भी जोड़ देते हैं। याद रखिए, जब हम इसमें नेपाली भी जोड़ देते हैं तभी 18 हो जाता है। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं और इसमें 17 बोलियां हैं। कहीं कहीं 18 भी देखने को मिलता है। जब इसमें नेपाली जुड़ जाती है तो 18 भी देखने को मिलता है। अब हम भारत में 4 भाषा परिवार हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से भाषा परिवार हैं? भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आस्ट्रिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है भारोपी भाषा परिवार के लोग रहते हैं। और भारोपी में जो हिंदी है वो भी भारोपी भाषा परिवार की, भारोपी भाषा के अंतर्गत, भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है हिंदी। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है भारोपी परिवार की भाषाएं ही बोली जाती हैं। ये 73 से लेके 78% के आसपास भारोपी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। द्रविड़ है लगभग 21% से लेके 25% तक, और आस्ट्रिक जो है, आस्ट्रिक है 1.3% तक, और चीनी और तिब्बती परिवार है वो 0.7% ही इस भाषा परिवार में अपना हिस्सा रखता है। तो एक बात और जान लेते हैं कि भारत में कौन से 4 भाषा परिवार हैं? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। कौन से? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। अब भारोपीय जो है, हिंदी जो है भारोपी भाषा परिवार की ही सदस्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मतलब आगे चलते हैं। भारत में अमूमन लगभग 56% लोग हिंदी बोलते हैं। ये देखिए, भारत में लगभग 56% लोग हिंदी बोलते हैं और जो ये पहला स्थान है भारत भर में। और दूसरा जो है बंगाली बोलने वालों के स्थान है, मतलब जनसंख्या के मामले में बंगाली दूसरे नंबर पर है। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन अर्थात चीनी है। मंदारिन अर्थात चीनी भाषा दुनिया में सर्वाधिक बोली जाती है। उसके बाद आती है स्पेनिश, उसके बाद आती है अंग्रेजी, उसके बाद आती है हिंदी। याद रखिएगा, सबसे पहले मंदारिन यानी चीनी, स्पेनिश भाषा बोली जाती है मंदारिन के बाद,
फिर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, फिर हिंदी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे है 71वां संविधान संशोधन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हिंदी भाषा है भारतीय संविधान में इसको कौन सी जगह दी गई है। तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा जो है वो मतलब भाषाओं के बारे में जो प्रावधान किया गया है भाग 17 में किया गया है। कौन से में किया गया है? भाग 17 में किया गया है। और अनुसूची कौन सी है? 8 है। अनुसूची 8 भाग 17 और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 343 से लेके 351 तक अनुच्छेद का इसमें जिक्र किया गया है। तो कौन कौन सा, एक बार आप फिर से देख लीजिए कि जो हिंदी भाषा का संविधान में स्थान दिया गया है वो भाषाओं के बारे में संविधान के भाग 17 में बताया गया है। और इसमें जो अनुसूची का इस्तेमाल किया गया है संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जगह दी गई है। और जो अनुच्छेद है वो 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद इसमें जो भाषा से संबंधित हैं भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो हम 8वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो वर्तमान में 22 हैं, लेकिन पहले 22 नहीं थी, पहले थी 14 भाषाएं थी। पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी पहले। तो 14 से 22 किस प्रकार होती हैं वो भी हम आपको बताएंगे। 14 से 22 भाषाएं किस प्रकार हुई वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जब 14 भाषाएं थीं तो संविधान का संशोधन किया जाता है। कौन सा संविधान का संशोधन किया जाता है? 21वां संविधान संशोधन किया जाता है। इसके द्वारा हम 8वीं अनुसूची में एक भाषा जोड़ते हैं, कौन सी? सिंधी। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया जाता है। उसके बाद फिर दूसरा संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में किया जाता है। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाती हैं। उसके बाद 91वां संविधान संशोधन किया जाता है जो 2003 में होता है। 8वीं अनुसूची में इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं, कौन सी? बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। इसमें भाषा ये जोड़ी जाती हैं। तो याद रखिएगा, पहले 14 थी, फिर सिंधी जुड़ी 15 हुई, फिर ये 3 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तो 15 थी, 18 हुई, फिर ये 4 जुड़ी बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली तो 22 भाषाएं हो गई। और ये 22 भाषाओं का जिक्र संविधान में किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद हमने आपको बताया कौन सा? अनुच्छेद जो है 343 से लेकर 351 तक है। अब हम ये जानते हैं कि जो संविधान भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना है। और फिर 1956 में भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाता है राज्यों का। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जाता है। और हम जानते हैं कि राजभाषा अधिनियम कब आया था? तो राजभाषा अधिनियम जो आया था 1963 में आया था। कब आया था? 1963 में आया था। लेकिन अगर प्रथम राजभाषा आयोग की बात की जाए, तो राजभाषा अधिनियम के बारे में जानते हैं। राजभाषा अधिनियम कब बना? 1963 में बना। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला हमने बताया पहला राज्य 1953 में कौन? आंध्र प्रदेश बना। फिर 1956 में भाषा के आधार पर पुनर्गठन होता है तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जोड़े जाते हैं। और फिर हम ये जानते हैं कि प्रथम राजभाषा आयोग जो है वो कब गठित हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग 7 जून 1955 को गठित हुआ था। इसने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था? 31 जुलाई 1956 को अपना प्रतिवेदन सौंपा था। और प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर सर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। इसके 2 अन्य सदस्य केपी सुब्बारायन और सुनीत कुमार चटर्जी
थे, लेकिन जो बीजी खेर हैं वो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो हम बताएंगे बीजी खेर। तो दोस्तों आज हम आपकी क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर काफ़ी वो हो जाता है, तो हम इस क्लास को 2 भागों में बांट लेते हैं। अभी ये लगभग आधा घंटा हो चुका होगा, तो अब हम क्लास को यहीं पर रखते हैं। अब हम आपके लिए अगला पार्ट लेकर आएंगे, उसमें हम बाकी आपकी ये वाला टॉपिक पूरा करा देंगे। तो दोस्तों हम आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास पर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग ज़रूर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।